गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक लेंगे क्रांति के बारे में, अरस्तु के विचार। अरस्तु यूनान का रहने वाला था और अरस्तु के समय यूनान के नगर राज्यों की एक सबसे बड़ी समस्या ये रहती थी कि वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता रहती थी। और स्वयं अरस्तु ने देखा कि ये राजनीतिक अस्थिरता कैसे पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है। इसलिए अरस्तु ने इस राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के उपाय दिए। अरस्तु की जो रचना है पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में उसने ये बताया कि किन कारणों से राज्य में क्रांति हो सकती है, और पॉलिटिक्स की दूसरी पुस्तक में उसने उन उपायों को अपनाने का सुझाव दिया है जिनसे क्रांति का प्रतिकार किया जा सकता है। तो आज हम अरस्तु के क्रांति के संबंध में जो विचार हैं उनका अध्ययन करेंगे। अरस्तु ने, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि अरस्तु ने जो भी अपना दर्शन दिया, वो दर्शन देने से पहले अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके आधार पर उसने अपना विवरण प्रस्तुत किया है। तो क्रांति के संबंध में जब अरस्तु बात करते हैं तो उससे हम ये देखते हैं कि अरस्तु के क्रांति के संबंध में जो विचार है उसमें अरस्तु ने विभिन्न उदाहरण भी दिए हैं। तो इससे ये पता लगता है कि अरस्तु ने विभिन्न देशों के संविधानों की स्टडी करने के बाद क्रांति के संबंध में अपने विचार दिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रांति से अरस्तु का क्या अभिप्राय था। क्रांति को डिफाइन करते हुए अरस्तु ने ये कहा कि राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। तो क्रांति क्या है? अरस्तु कहते हैं कि क्रांति का अभिप्राय यह है कि राज्य में फॉर्म ऑफ स्टेट्स, आपका संविधान या शासन सत्ता, इनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन है तो उसे क्रांति माना जाएगा। अब क्रांति के अरस्तु ने 3 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला प्रकार है पहले से स्थापित किसी शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था स्थापित करना। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय ये है कि जैसे मान लीजिए राजतंत्र है, अब राजतंत्र के बजाय लोकतंत्र की स्थापना हो गई, या जैसे कुलीन तंत्र है तो कुलीन तंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तो पहला तरीका तो ये है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही चेंज आ जाए, जैसे लोकतंत्र के स्थान पर राजतंत्र या राजतंत्र के स्थान पर कुलीन तंत्र। तो पहला तरीका तो ये है कि पहले से स्थापित किसी शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था की स्थापना। दूसरा जो तरीका बताया है, दूसरा जो प्रकार है, वो है शासन व्यवस्था के आधारभूत तत्व की मात्रा में परिवर्तन। के शासन व्यवस्था का आधारभूत तत्व अर्थात जैसे लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र को कम या अधिक लोकतंत्रात्मक बनाना, अर्थात लोकतंत्र में जो जनता का पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज़ करना, है ना। या जैसे हम बात करें कुलीन तंत्र, तो कुलीन तंत्र को भी कम या अधिक कुलीन तंत्रात्मक बनाया जा सकता है, अर्थात जो रिप्रेजेंटेशन है सरकार में जनता का, उसको इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना। तो सरकार, यानी कि सरकार का फॉर्म तो वही रहा, लोकतंत्र ही रहा, उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी है, आधारभूत तत्व की मात्रा, उसमें परिवर्तन किया जा रहा है या उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी देश में कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था है और 5 या 6 व्यक्तियों की एक कमेटी है जो शासन कर रही है। अब परिवर्तन ये हो सकता है कि 5 या 6 के स्थान पर उसमें 15-20 व्यक्तियों के रिप्रेजेंटेशन से कोई कमेटी बना दी जाए जो शासन करे, ठीक है। तो दूसरा है कि आधारभूत तत्व की मात्रा में परिवर्तन। तीसरा है शासन करने वाले व्यक्तियों में परिवर्तन, कि जो शासन कर रहे हैं व्यक्ति, उनमें जो परिवर्तन आता है। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि जो व्यक्ति सरकार चला रहा है, अगर उसमें परिवर्तन हो जाता है तो उसे भी अरस्तु ने क्रांति कहा है। अब इसके बाद अरस्तु ने बताया है क्रांति के कारण।
कि क्रांति के क्या कारण होते हैं। देखिए, अरस्तु ने क्रांति के जो कारण हैं उनको दो भागों में क्लासिफाई किया है। पहला उसने बताया है सामान्य कारण और दूसरा उसने बताया है विशेष कारण। अब सामान्य कारण से अभिप्राय है कि ये वो कारण है जो हर तरह की शासन व्यवस्था में अप्लाइड होते हैं। अब सामान्य कारण दो प्रकार के हैं, एक तो है असमानता और एक है अन्याय। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि अरस्तु के अनुसार क्रांति के सामान्य कारण कौन से हैं। तो ये दो कारण आप ध्यान रखेंगे, पहला कारण है असमानता और दूसरा कारण है अन्याय। ठीक है, अब हम असमानता को समझते हैं। देखिए, अरस्तु का कहना था कि समानता दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पूर्ण समानता और एक होती है अनुपातिक समानता। अब इनसे क्या अभिप्राय है, पहले हम बात करें पूर्ण समानता। तो देखिए, पूर्ण समानता से अभिप्राय ये है कि जो साधारण जनता है वो बिलीव करती है पूर्ण समानता में, मतलब उनको ये मानना है, उनका ये मानना होता है कि हमें भी शासक वर्ग के समान अधिकार मिलने चाहिए। और दूसरी होती है अनुपातिक समानता। जो विशेष योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं उनको ये लगता है कि चूंकि हम में कुछ विशेष योग्यता है इसलिए हमें सर्वसाधारण जनता से कुछ विशेष अधिकार मिलने चाहिए। तो ये दो तरह की समानता हो गई, पूर्ण समानता और अनुपातिक समानता। ठीक है, तो साधारण लोग मांग करते हैं पूर्ण समानता की और जो विशेष व्यक्ति है जिसमें कुछ विशेष योग्यता है वो मांग करेगा अनुपातिक समानता की। अब अरस्तु का ये कहना है कि जब पूर्ण और अनुपातिक समानता में ये जो आपस में कंट्रोवर्सी है इसी का रिजल्ट क्रांति होता है। जैसा कि अरस्तु ये कहता है कि छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बना करते हैं और बराबर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए। यही वह मनोदशा है जिससे क्रांति की उत्पत्ति होती है। तो ये जो पूर्ण और अनुपातिक समानता है इनमें एक संतुलन होना जरूरी है, क्योंकि अगर इनमें अवरोध हुआ तो इसका रिजल्ट होता है क्रांति। दूसरा है अन्याय। देखिए, अन्याय कैसे क्रांति का कारण बनता है कि यदि एक वर्ग को ये लगता है कि उसे जितना मिलना चाहिए उससे कम मिला है और दूसरे वर्ग को ये लगता है कि जितना उसे मिलना चाहिए उससे अधिक मिलता है, उसे मतलब अगर मान लीजिए किसी वर्ग को ये लगे कि भाई हमें जितना मिलना चाहिए उतना हमें नहीं मिला है और दूसरा वर्ग जितना डिजर्व करता है उससे अधिक उसको मिल गया है, तो ये असंतोष क्रांति का कारण बन जाता है। तो इस तरह से अरस्तु ये कहते हैं कि क्रांति के दो कारण हैं, एक कारण है असमानता और दूसरा कारण है अन्याय। अब हम बात करते हैं विशेष कारणों की। तो विशेष कारण देखिए कौन से बताए हैं अरस्तु ने। पहला बताया है उसने शासकों की धृष्टता तथा लाभ की लालसा। जब शासक वर्ग धृष्ट होकर अनुचित रूप से धन का संग्रह करने लगता है तो जनता शासन के विरुद्ध विद्रोह कर देती है। दूसरा है सम्मान की लालसा। यदि शासक किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से बिना योग्यता के सम्मानित करता है या बिना किसी कारण के अपमानित करता है तो जनता क्रांति कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी प्रकार की उत्कृष्टता। देखिए, क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति में या व्यक्तियों के किसी गुट में अगर वो सामान्य व्यक्तियों से अधिक उत्कृष्ट बन जाता है, अधिक शक्तिशाली बन जाता है, तो फिर वो सरकार की सत्ता को सहन नहीं कर पाता और उसमें ये इच्छा हो जाती है कि क्योंकि मैं सामान्य वर्ग से अधिक योग्य हूँ, अधिक शक्तिशाली हूँ, तो इस शासन सत्ता पर मेरा अधिकार होना चाहिए। इसीलिए देखिए, उस समय एथेंस में ये चलन था कि जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अधिक शक्तिशाली बन जाता था उसे राज्य से निकाल दिया जाता था। नेक्स्ट है घृणा। घृणा कैसे क्रांति को जन्म देती है। देखिए, जैसे मान लीजिए धनिक तंत्र है। अब जब धनिक तंत्र में धनिक लोग गरीब लोगों से घृणा करने लग जाएंगे तो ऐसी स्थिति में जनता विद्रोह कर देती है। इसे हम यूँ भी समझ सकते हैं जैसे हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था
और जब अंग्रेज लोग भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखने लगे तो अल्टीमेटली भारत का जो आम नागरिक था, एक आम जनता थी, उसके मन में भी विद्रोह की चिंगारी उठने लगी। नेक्स्ट है प्रमाद। प्रमाद क्रांति का कारण इस तरीके से बन जाता है कि प्रमाद जब कभी जनता को ये लगता है कि सरकार जो है वो आलसी है और सरकार ऐसी नहीं है जिसमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो शासन सत्ता को संभाल सके, तो ऐसी स्थिति में जनता विद्रोह कर देती है। नेक्स्ट है विदेशी तत्व। विदेशी तत्व भी क्रांति का कारण बन जाते हैं। और क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं कि हम भारत की स्थिति अगर हम देखें तो भारत में अगर हम कहें कि जैसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो विद्रोह होते हैं तो कहीं ना कहीं जो चाइना है या पाकिस्तान है, इनका इंटरफेरेंस भी इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो कई बार एक देश दूसरे देश को कमज़ोर करने के लिए दूसरे देश में क्रांति को प्रमोट करते हैं, या हम यूं कहें कि उस देश में रहने वाले ऐसे लोग जिनका उस देश के साथ भावनात्मक एकीकरण नहीं हुआ है, उन्हें ये लोग इस तरह से प्रेरित करेंगे, या हम इसे कहें कि उन्हें इस तरह से बरगलाएंगे ताकि वो लोग अपनी ही सरकार के विरुद्ध क्रांति कर दें। नेक्स्ट है क्षुद्र घटनाएं। कई बार राज्यों में होने वाली क्षुद्र घटनाएं भी क्रांति का कारण बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए साइराक्यूज में 2 युवकों के प्रणय संबंधी विवाद ने राज्य के अधिकारियों को 2 भागों में बांट दिया था और ये उस राज्य में क्रांति का कारण बन गया था। नेक्स्ट है परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलित होना। राज्य में हमेशा 2 विरोधी वर्ग रहते हैं, धनी और निर्धन। जब इन 2 वर्गों में संतुलन स्थापित हो जाए, जैसे मान लीजिए दोनों पक्षों की शक्ति बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि दोनों ही ये प्रयास करेंगे कि शासन सत्ता पर हमारा अधिकार होना चाहिए और इससे राज्य में क्रांति का जन्म होगा। तो जब यदि अगर एक पक्ष दूसरे पक्ष से प्रबल है तो सामान्यतः क्रांति नहीं होगी, लेकिन अगर इन विरोधी वर्गों में संतुलन हो गया, दोनों की शक्ति इक्वल हो गई, तो उस स्थिति में राज्य में क्रांति का जन्म हो सकता है। अब विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के कौन से कारण हो सकते हैं? सबसे पहले हम बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में क्रांति का कारण होता है वाग्वीर। ये वाग्वीर क्या होते हैं? वाग्वीर नेता वो नेता होते हैं जो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अपने भाषणों से जनता को धनिकों के विरुद्ध भड़काते हैं और उन्हें क्रांति करने के लिए विवश करते हैं। और ये जो वाग्वीर होते हैं ये जनता को सरकार के विरुद्ध भड़काते हैं और स्वयं शासन सत्ता पर अधिकार कर लेते हैं। नेक्स्ट है धनिक तंत्र। धनिक तंत्र में 2 कारण से क्रांति होती है। पहला कारण तो ये होता है कि जो शासक वर्ग है वो जनता के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार करने लगता है, और दूसरा कारण है कि जो स्वयं शासक वर्ग है उसमें फूट आ जाती है, उसमें दलबंदियां होने लग जाती है। इसके बाद है कुलीन तंत्र। अब कुलीन तंत्र में क्रांति किन कारणों से हो सकती है? तो पहला कारण तो ये हो सकता है कि कुलीन तंत्र में जो सरकार में पद है या शासन सत्ता है वो बहुत कम व्यक्तियों में सीमित कर दी जाए। दूसरा है किसी शक्तिशाली व्यक्ति की महत्वाकांक्षा। अगर राज्य में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत पावरफुल हो गया है, वो एम्बिशियस है, तो वो ये प्रयास करेगा कि अब शासन सत्ता पर मेरा अधिकार होना चाहिए, कुलीन तंत्र के स्थान पर राजतंत्र स्थापित होना चाहिए। नेक्स्ट है विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य का अभाव। कुलीन तंत्र के लिए ये जरूरी है कि जो अलग अलग, चूंकि कुलीन तंत्र में एक ही वर्ग का शासन रहता है, तो कुलीन तंत्र में ये जरूरी होता है कि समाज में रहने वाले जो अन्य वर्ग है उनमें सही सामंजस्य हो। लेकिन अगर ये सामंजस्य बिगड़ जाता है तो क्रांति की संभावना रहती है। और देखिए अरस्तु ने संवैधानिक तंत्र, जिसे वो सबसे बेस्ट शासन व्यवस्था कहता है, पॉलिटी, उसमें भी क्रांति का क्या क्या कारण हो सकता है वो बताया है। अरस्तु कहता है कि संवैधानिक तंत्र में क्रांति का मुख्य कारण होता है लोगों द्वारा अपने शासक
अपने को शासक वर्ग के समान योग्य एवं गुणशाली समझना। अगर जनता को ये लगने लगता है कि हम भी सरकार के जितने ही विवेकवान हैं, और तो उस स्थिति में जनता में एक क्रांति की लालसा जन्म लेने लगती है। अब क्रांतियों के प्रतिकार के उपाय, ये तो हमने देखे कि भाई क्रांति किन कारणों से होती है। अब अरस्तू ने क्रांति को कैसे दूर किया जाए वो भी बताया है। तो वो कारण भी उसने, वो उपाय भी उसने दो भागों में बांटे हैं। पहला सामान्य उपाय और दूसरा हम पढ़ेंगे विशेष उपाय। तो पहले हम सामान्य उपाय देख लेते हैं कि किस तरीके से हम क्रांति को दूर कर सकते हैं। इसमें पहला कारण है शासक और शासित में सद्भावनापूर्ण संबंध। तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि जो शासक और शासित है, जो जनता और सरकार है, उनके बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए। अब अच्छे संबंध कैसे होंगे? अच्छे संबंध ऐसे होंगे कि शासक वर्ग जनता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे, जितने भी उच्च पद हैं उन पर सभी व्यक्तियों को निर्वाचित होने के समान अवसर दिए जाएं। तो हर व्यक्ति ये महसूस करे कि सरकार में उसको सही पार्टिसिपेशन मिल रहा है, उसको वो जितना डिजर्व करता है उतना उसको मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्रांति को दूर रखा जा सकता है। इसी में दूसरा तरीका है कि नागरिकों को संविधान की भावना के अनुरूप शिक्षित किया जाए, अर्थात शिक्षा के माध्यम से जैसे शासन व्यवस्था हो वैसे ही नागरिकों में मूल्य, उनकी भावनाएं, उनका व्यवहार डेवलप किया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में नागरिकों को ये सिखाना चाहिए कि भाई क्रांति किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। चुनाव, उनके पास चुनाव के रूप में उनके पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट हथियार है जिसके माध्यम से वो सरकार को बदल सकते हैं। या जैसे राजतंत्र में नागरिकों में ये फीलिंग डेवलप करनी चाहिए जिसे हम कहते हैं ना वीर पूजा, कि भाई अगर कोई व्यक्ति गुणवान है तो उसका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसको हमें एक श्रद्धा की दृष्टि से देखना चाहिए। तो ये जो फीलिंग है ये राजतंत्र में लोगों के मन में डेवलप की जानी चाहिए। तो जिस तरह की शासन व्यवस्था है हम वैसे ही मूल्य, वैसी ही भावनाएं एजुकेशन के माध्यम से जनता में डेवलप करें। नेक्स्ट है कानून का पालन। देखिए, नागरिकों का ये स्वभाव बन जाना चाहिए कि वो कानून का पालन करें। उनके मन में कानून के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और सरकार भी इस बात का प्रयास करे कि जनता कानून का पालन करे, चाहे इसके लिए उन्हें कठोर तरीके अपनाने पड़ें। तो जब नागरिकों का ये स्वभाव बन जाता है कि उनको कानून का पालन करना है, तो ऐसी स्थिति में क्रांति होने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट है राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार नहीं। देखिए, राजनीतिक सत्ता पर किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। जो राज्य के अधिकारी हैं उनका कार्यकाल अधिक नहीं होना चाहिए। सभी को सरकारी पद प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए जिससे कि जनता में असमानता और अन्याय की भावनाएं नहीं आए। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार रहित शासन। सरकार जो है उसमें करप्शन नहीं होना चाहिए और इस बात का पूरा प्रयास करना चाहिए कि सार्वजनिक धन का गबन ना हो, सार्वजनिक धन का अपव्यय ना हो। तो एक स्वस्थ वातावरण या एक ईमानदार शासन व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। नेक्स्ट है विभिन्न वर्गों में संतुलन। राज्य में रहने वाले जो विभिन्न वर्ग है, धनिक वर्ग है, निर्धन वर्ग है, इनके बीच में संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। यानी कि जो धनिक लोग हैं उनका धन सुरक्षित रहे, जो गरीब लोग हैं उनको भी सम्मान मिले, उनको भी अधिकार दिए जाए। तो एक उपाय ये भी कहा जाता है कि जहाँ तक संभव हो मध्यम वर्ग की शक्ति बढ़ाई जाए, क्योंकि अरस्तु का ये कहना था कि सशक्त मध्यम वर्ग क्रांतियों को रोकने का एक साधन होता है। तो ये विशेष बात है कि अरस्तु ये कहता है कि ये हमें ध्यान रखना है ये कि अरस्तु ये कहता है कि क्रांति से बचने के लिए जो मध्यम वर्ग है उसकी शक्ति को बढ़ाना चाहिए, मध्यम वर्ग को पावरफुल बनाना चाहिए। नेक्स्ट है विदेशियों की उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं।
देखिए, विदेशी कई बार, चूंकि विदेशियों की जो निष्ठा है वो कभी भी उस राज्य के प्रति नहीं होती है, इसलिए अरस्तु का कहना है कि राज्य में रहने वाले जो विदेशी हैं उन्हें राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, छोटे एवं महत्वहीन समझे जाने वाले परिवर्तनों पर दृष्टि। जैसा कि अभी हमने बात की कि कई बार बहुत छोटी घटनाएं भी क्रांति का कारण बन जाती है, तो अरस्तु का कहना है कि राज्य में होने वाले वो छोटे जो परिवर्तन है, जो कि हम समझते हैं कि ये कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स उन चीज़ों से भी प्रभावित हो सकती है। और ये एग्जाम्पल हम भारतीय राजनीति में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत छोटे मुद्दे भी कई बार बहुत बड़ी पॉलिटिक्स का बहुत बड़े इश्यूज क्रिएट कर देते हैं, चाहे वो गो हत्या का मामला हो या कोई और इशू। नेक्स्ट है, बाहरी आक्रमण का भय खड़ा करना। ये बहुत ही एक विशेष बात अरस्तु कहता है। अरस्तु ये कहता है कि राज्य को हमेशा विदेशी आक्रमण का भय रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि राज्य में रहने वाले जो नागरिक हैं वो अपने इंटरनल विरोधों को भुलाकर उनमें हमेशा एकता की भावना रहेगी, उनमें हमेशा देशभक्ति की भावना रहेगी। अब देखिए, इसके बाद उसने कुछ विशेष उपाय बताए हैं कि हर तरह की शासन व्यवस्था के लिए उसने कुछ सजेशन दिए हैं। जैसे मिश्रित संविधान, जहाँ पर मिश्रित संविधान हो वहाँ क्या करना है, मिश्रित संविधान में राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में काम करने वाली सभी स्थितियों पर सावधानी पूर्वक दृष्टि रखी जानी चाहिए। कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र में यहाँ पर यह जरूरी है कि निम्न वर्गों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और जो विशेष वर्ग हैं उनमें प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत का पालन किया जाए। ठीक है, क्योंकि कुलीन तंत्र में क्या होता है, सरकार पर एक ही वर्ग का अधिकार होता है, तो क्या करना है, निम्न वर्गों के साथ अच्छा बिहेवियर करना है और जो विशेष वर्ग के लोग हैं उनमें प्रजातांत्रिक समानता को अपनाना है। वर्ग तंत्र में सामान्य प्रशासनिक कार्य निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को सौंपे जाने चाहिए। इससे क्या होगा कि जो निर्धन वर्ग के लोग हैं उनको भी ये लगेगा कि हमें सरकार में पार्टिसिपेशन मिल रहा है। प्रजातंत्र में क्या करना है, अब प्रजातंत्र में धनिकों को उनकी संपत्ति की रक्षा का आश्वासन प्राप्त होना चाहिए। जो धनिक वर्ग के लोग हैं उनकी संपत्ति की रक्षा हो। साथ ही डेमोक्रेसी में क्रांति का मुख्य कारण क्या बताया उसने, वाग्वीर, ऐसे नेता जो जनता को भड़काते हैं अपने भाषणों से। तो लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, मेन चीज कि लोकतंत्र में इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जनता जननायकों के बहकावे में नहीं आए। अब एक विशेष बात देखिए, अरस्तु की ये आलोचना भी की जाती है कि अरस्तु ने जो निम्न कोटि के शासन व्यवस्थाएं हैं, जैसे जो निरंकुश शासन है, उसको भी स्थायी बनाने के लिए सुझाव दिया है। तो अरस्तु ये कहता है कि जो निरंकुश शासक है वो कैसे अपनी सत्ता को सुरक्षित रखे, ये उपाय अरस्तु बताता है। इसमें पहली बात अरस्तु कहता है कि जो निरंकुश शासक है उसे क्या करना है, जो निरंकुश शासक है उसको जासूस रखने हैं और विशेष रूप से स्त्री जासूस। दूसरी बात, स्वयं निरंतर आक्रामक नीति अपनाए, उसको आक्रामक नीति अपनानी चाहिए। जनता में हमेशा ये उसको भय क्रिएट करना चाहिए कि कभी भी आक्रमण हो सकता है, तो जनता को आक्रमण के भय से ग्रस्त रखा जाए। नागरिकों का बौद्धिक जीवन नष्ट कर देना चाहिए। देखिए, अरस्तु कहता है कि अगर कोई निरंकुश शासक है तो उसे ये प्रयास करना चाहिए कि व्यक्तियों का बौद्धिक डेवलपमेंट ना हो, क्योंकि अगर राज्य में रहने वाले नागरिकों का बौद्धिक विकास हो गया तो फिर ये निरंकुश तंत्र को सहन नहीं करेंगे, ये क्रांति कर देंगे। तो उसका ये प्रयास होना चाहिए कि नागरिकों का बौद्धिक विकास ना हो। अगर उसको अपनी सत्ता को बना के रखना है तो उसे इस तरह की पॉलिसी अपनानी चाहिए। नेक्स्ट है, अपराधियों को दंड दे वो और जो व्यक्ति डिजर्व करते हैं उन्हें पुरस्कार दे।
फिर है नागरिकों का भौतिक कल्याण करना चाहिए। देखिए, बौद्धिक विकास तो नहीं होना चाहिए, लेकिन भौतिक रूप से नागरिकों को संतुष्ट रखा जाए। नागरिकों को किसी तरह का अनकंफर्ट नहीं होना चाहिए। एक निरंकुश तंत्र तभी बना रह सकेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए नागरिकों को किसी तरह की कोई परेशानी हुई तो व्यक्ति फिर कष्ट सहन नहीं करेगा, वो इसके विरुद्ध क्रांति कर देगा। नेक्स्ट है धार्मिक कार्यों के प्रति उत्साह दिखाना चाहिए। देखिए, धर्म एक ऐसी चीज है जिससे कि आप पब्लिक को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो सरकार ऐसी होनी चाहिए जो धर्म में रुचि ले और जनता के साथ धार्मिक कार्यों में उत्साह दिखाए। तो अगर ऐसा होगा तो उस एक निरंकुश शासक की सत्ता भी बनी रह सकती है। तो देखिए, हमने देखा कि अरस्तु ने किस तरीके से एक साइंटिफिक विवेचन प्रस्तुत किया है कि क्रांति किन कारणों से हो सकती है, कैसे क्रांतियों को दूर रखा जाए। तो ये अरस्तु का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि वो पहला ऐसा विचारक है जिसने पूरा डिटेल बताया कि क्रांति क्यों हो सकती है, क्रांति से हम कैसे बचें। और विशेष बात यह है कि उसने हर एक शासन व्यवस्था के लिए स्पेसिफिक कारण बताए और उनके लिए उसने स्पेसिफिक प्रतिकार के उपाय बताए हैं। थैंक यू।